हम प्रोफेसर मधु प्रसाद मैडम से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वीडियो बना दिया, वो चित्र कितना बड़ा था, एक 22-21 साल का लड़का। खड़े हो ना। जी मैम, मर्जी आपकी। हाँ, नहीं आप आराम से। मैम सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। मैम जानना चाहूँगी आज के इस सेमिनार के उपलक्ष्य में आप यहाँ पर मौजूद हैं, किस उद्देश्य से आई हो? मैं आई इसलिए क्योंकि हमारे ये जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन के लोग हैं जी, ये क्योंकि एक्चुअली जो छात्र हैं वही बेचारे समझते हैं कि क्या बर्बादी की जा रही है हमारी शिक्षा प्रणाली के साथ, क्योंकि वो भुगत रहे हैं इसको। जी, उनको पता है वो चाहते क्या है शिक्षा में और उनको मिल क्या रहा है। उनको पता है वो चाहते हैं आगे बढ़ना। जो भगत सिंह ने लिखा था, असली तो भगत सिंह की विरासत उनमें है। ये लोग नहीं है जो भगत सिंह की फ़ोटो लगा रहे हैं सब तरफ और कह रहे हैं जी हम तो भगत सिंह का इतना ऊंचा स्टैचू लगा देंगे और इतना मोटा ये कर देंगे। वो नहीं है, ये स्टूडेंट्स हैं जो भगत सिंह की विरासत हैं, जो कहते हैं हमें ऐसे शिक्षा चाहिए जिसमें हम अपनी व्यवस्था को सही ढंग से समझ पाए। तो इनको पता है इनके साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इन्होंने जब हमें बुलाया, इनके साथ तो मैं कई सालों से इनके मैं स्टडी सर्कल्स भी लेती हूँ, हम लोग बातचीत भी करते हैं। ये दिल्ली भी आते हैं जहाँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, अब तो मैं रिटायर हो गई हूँ। लेकिन हमने कभी शिक्षा, आपको पता है टीचर तो हर वक्त टीचर ही रहेगी, टीचर ने तो कभी छोड़ना नहीं अपना। तो हम शिक्षा नीति पे बहुत काम करते हैं। हमारी बहुत बड़ी संस्था है, 22 राज्यों में हमारे लोग हैं और हम लोग शिक्षा नीति के खिलाफ क्योंकि हम खिलाफ सिर्फ खिलाफत के लिए नहीं करते, हमें पता है क्या किया जा रहा है हमारे बच्चों के साथ, और हमारे बच्चों के साथ अगर आप ये कर रहे हैं तो हमारे समाज के साथ आप ये कर रहे हैं, हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं। सो वही इसीलिए मैं आती हूँ। मैम आज के दौर में साम्राज्यवाद की जो बात की गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? साम्राज्यवाद तो वापस आ गया जी, पूरा वापस आ गया। अब हमारा जो कुछ, हमारी जो नीति है सब अमेरिका से आ रही है, सब अमेरिका से आ रही है। वो ज़माना गया जब हम अंग्रेज़ों को बताते थे कि कैसे चलते हैं देश और हमारा देश कैसे चलेगा। जी, अब तो ये हालत है कि हम कहते हैं माई बाप हमें बता दो, अब हम आपकी क्या सेवा में कर सकते हैं। हम उनकी सेवा कर रहे हैं, हम अपनी सेवा नहीं कर रहे। एनजीओ के बारे में जानना चाहूँगी मैम, एनजीओ क्या है, एनजीओ के बारे में क्या कहना? एनजीओ का चक्कर ये है, एनजीओ में चाहे बहुत शरीफ लोग होते हैं, उसमें लोग जो आते हैं एनजीओ में जी, वो भी आते हैं, बच्चे आते हैं, समाज में काम करने वाले लोग आते हैं। उनको लगता है कि हम किसी तरह से किसी न किसी की मदद कर सकते हैं। पर कई दफ़ा हमारी जब मदद करने का जो उद्देश्य होता है ना, हमारी ऐसे से ना कहते हैं ना, इंग्लिश में एक वो मुहावरा है, द वे टू हेल इज़ पेव्ड विथ गुड इंटेंशन। मतलब कि नर्क का जो रास्ता है उसकी सड़क जो बनती है ना, वो सही उम्मीद से और सही नीयत से बनती है। नीयत तो आपकी बहुत अच्छी है पर आपका रास्ता आपको नरक तक ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो जिम्मेदारी है शिक्षा की, ये सरकार की है, ये राज्य की है, ये संविधान ने उन पर दी है। और यूँ नहीं कि उनके पास और कोई आइडियाज़ नहीं था, उनको नहीं पता था कि धार्मिक संस्थाएं हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं और स्वयं सेवक हैं, उनको भी सब पता था। उन्होंने कहा ये चीज़ प्राइवेट स्तर पर नहीं छोड़ी जा सकती। ये जो पढ़ाई है, ये जो शिक्षा है, जो सारे समाज में बच्चों को मिलनी है शिक्षा, ये प्राइवेट स्तर पर नहीं छोड़ी जा सकती। इसको सरकार ही, अगर ये हर बच्चे तक पहुंचनी है, हर बच्चे का अधिकार है, तो ये केवल सरकार और राज्य द्वारा की जा सकती है। मैं आपको बता दूं, पूरे इतिहास में कभी सब बच्चों को शिक्षा प्राइवेट स्तर पे कभी नहीं पहुंचाई गई।
किसी भी देश में, चाहे वो देश अमेरिका है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो रशिया था, चाहे वो चीन है, चाहे वो हिंदुस्तान है, किसी भी देश में प्राइवेट सेक्टर नहीं पहुंचा सकती सब तक पहुंच। ये इतिहास का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो इससे हम क्यों नहीं सीखते? नहीं, हम कहते नहीं नहीं, हम तो बड़ी, इंडिया जो है ना बड़ा अलग है, हम बड़े यूनिक है, हम अपने अनपढ़ बच्चों को अनपढ़ ही रखेंगे और कहेंगे हमने इनको शिक्षा दिला दी। नहीं, और अपनी इतिहास से सीखना चाहिए हमें। वो कहते हैं ना, जो इतिहास से नहीं सीख पाते जी, वो इतिहास की खामियां बार बार रिपीट करते जाते हैं। मतलब आप देखिए, कहाँ भगत सिंह और कहाँ ये, कि हम इतिहास से नहीं सीखेंगे। भगत सिंह ने बोला, अपने समाज को समझ के, अपने इतिहास को समझ के देखो तुम्हारी कमियां कहाँ से आई हैं और ये कहाँ से सुधारी जा सकती हैं, इनका क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। और आज हम कह रहे हैं कि हम तो इतिहास से सीखेंगे नहीं, हमारा हिंदुस्तान तो अलग ही चीज़ है। जब कोरोना भी आया था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई हम तो बहुत ऊँचे, हम तो कोरोना वायरस से तो हमने तो मार दिया इसको, हमने तो ख़त्म कर दिया इसको। और जब हमारे लोग सड़कों पे मरने लगे और उनके क्रियाक्रम सड़कों पे पानी में बहा रहे हैं, इतिहास जो है ना, अगर आप उससे सीखेंगे नहीं तो वो ऐसी चपेड़ मारेगा। और गरीब से गरीब सबसे ज़्यादा भुगतता है। जब बेवकूफ़ियाँ होती हैं ना तो गरीब सबसे ज़्यादा भुगतता है। नई शिक्षा नीति के बारे में तो मैंने कह दिया, इसमें कुछ नया है ही नहीं। ये शिक्षा नीति तो अंग्रेज़ों ने 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें दे दी थी, ये शिक्षा नीति। और ये शिक्षा नीति 1991 से 91 से वर्ल्ड बैंक ये हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। पहले DPEP प्रोग्राम से, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, फिर सर्व शिक्षा अभियान से, और अब समग्र शिक्षा अभियान। हम अभियान करते रहते, शिक्षा हमारी कहीं नहीं पहुंचती। तो ये बहुत खतरनाक है। ये वर्ल्ड बैंक की स्ट्रैटेजी है जो ये सरकार भी कर रही है, जो अटल बिहारी की सरकार भी कर रही थी, जो UPA की सरकार भी कर रही थी। 91 से यही नीति चल रही है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जब UPA वाली सरकार आई थी, क्योंकि वो थोड़ा डेमोक्रेसी के सामने थोड़ी शर्म से बात करते थे, तो उन्होंने जो हायर एजुकेशन बिल कपिल सिब्बल लाया था ना, रिफॉर्म बिल्स, वापस ले लिए थे। अब इलेक्शन से पहले मोदी भी समझ गया कि अगर फार्म बिल्स वापस नहीं लेंगे, पर तब भी इनको मिल गया। हारा कुछ नहीं, हारना चाहिए था। जो वो देश का कर रहे हैं, हारना चाहिए था। पता नहीं क्या, या तो कुछ और गड़बड़ है, समझ नहीं आ रही, बुद्धि है क्या है। EVM का भी कुछ गड़बड़ है। और एक बात है, एंड आई थिंक इसको तो रहने दीजिए, यू कैन डिलीट दिस। हाँ, आप बताइए। ये नई एजुकेशन पॉलिसी, ये नई नहीं है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कोरोना के टाइम में लाई गई है। मोदी की या फिर जैसे अब मुझे तो उसका नहीं पता, उससे शिक्षा का कुछ पता नहीं। उनके यहाँ तो वो फोटोशॉप कर देते हैं, टेक्नोलॉजी तो वो जानते हैं ना, फोटोशॉप कर लेते हैं। एक मोदी की पहली नागपुर की मीटिंग में मैं उस चौराहे पे खड़ी हुई थी खुद, जहाँ RSS का दफ्तर है, जहाँ मोदी ने आना था। गिनती के कोई 200-500 लोग होंगे उधर, और हिंदुस्तान के चौराहे पे 200-500 लोग तो वैसे ही खड़े हो जाते हैं। जब मैंने टीवी पे देखा तो वहाँ तो हजारों लोग। मैंने कहा ये कहाँ से आए? मैं तो वहाँ खड़ी थी, ये कहाँ से आ गए? फिर किसी ने मुझे बोला कि आप फ़ोटो को देखो, वो जल्दी जब टीवी में आती है ना, आप देखते नहीं। ही सेड ये बार बार वही लोग रिपीट हो रहे हैं, ये फ़ोटोशॉप फ़ोटो है। और बीजेपी वालों ने ये स्पष्ट कह दिया है जब से मोदी आया है
कि फ़ोटो हम देंगे तुम्हें, अखबार वालों, तुम अपनी फ़ोटो नहीं खींचोगे, हम फ़ोटो देंगे आपको। तो झूठ, फरेब, गलत चीज़ को सही बताना हर तरह से कर रहे हैं मीडिया में। अब क्या क्या कहें। सवाल ये है कि जैसे कि मोदी की रैलियों में भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, उसके बावजूद फिर भी पूरा सरकार, ये तो अमित शाह और मोदी को पूछो। मैम, सरकारी स्कूलों में देख लीजिए, सरकारी स्कूलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि क्या जो प्राइवेट स्कूलों की जो शिक्षा है, आजकल हर कोई प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजता है, क्या सरकारी स्कूलों की शिक्षा सामान्य रूप से सभी बच्चों को मिल पाएगी? सरकारी स्कूल की शिक्षा बर्बाद की गई है, वही मैंने आपको दिखाया। वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम जो है वो 1991 से वर्ल्ड बैंक का यही प्रोग्राम था कि सरकारी स्कूल व्यवस्था बर्बाद करो, तभी गरीब से गरीब भी ये कहेगा, जो खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा है वो भी कहेगा मैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालूं। प्राइवेट स्कूल, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का तो काम ये है बाजार तैयार करना। उनका काम शिक्षा प्रणाली को बढ़ाना थोड़ी है, बढ़ाना थोड़ी है, शिक्षा प्रणाली को आगे करना नहीं है उनका काम। उनका काम तो बाजार तैयार कराना है। और कॉर्पोरेट कंपनीज को तो मोदी ने खुद 2015 में, जब इन्होंने वो डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वगैरह ये सब किया, पेपरलेस जब ये शुरू किया ना, इन्होंने खुद ये कॉर्पोरेट कंपनीज को अंडरस्टैंडिंग दी है कि सबसे बड़ा बाज़ार तो आपका हिंदुस्तान है। चीन ने तो अपना बाज़ार बना लिया, चीन तो अपनी प्रोडक्शन करते हैं, अपना बाज़ार बना लिया जी। और वही आप याद रखो, जब IBM आया था पहले हिंदुस्तान में, तो इंदिरा गांधी ने IBM को हटा के, क्योंकि वो देश को बताने लगे थे कि तुम कैसे चलोगे, तो इंदिरा गांधी ने IBM को देश से हटा के, ये नारायण मूर्ति वगैरह तभी तो आए हैं। तुम्हारी अपनी लोकल इंडस्ट्री तभी तो डेवलप हुई है, क्योंकि उन्होंने IBM को बाहर किया। इन लोग ये कह रहे हैं तुम अपनी ख़त्म करो, हम बाहर से ला रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहती हूँ जी, अगर मेरा एक हाथ होता ना, एक बाँह होती ना, मैं कहती वो भी ले लो, पर किसी तरह से पंडित नेहरू वापस ले आओ जी। जिस आदमी ने भाखड़ा नंगल का डैम बनवाया, जिस आदमी ने हिंदुस्तान के लोगों को बोला साइंटिफिक टेम्पर रखो, वही भगत सिंह की जो ख्यालात थे कि साइंटिफिक टेम्पर रखो, तुम साइंस सीखो। IIT सारे बनाए, ये कहते हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ। IIT सारे किसने बनाए? भाखड़ा नंगल डैम का जब ओपनिंग हुआ था, तो आपको याद है पंडित नेहरू ने किसके हाथों उसका बटन दबाया था? आप नहीं किया था। जैसे मोदी तो पहले अपने आप को आगे करता है, मोदी मोदी वाह वाह मोदी, राशन आ रहा है गोदामों से, कह रहे हैं मोदी राशन दे रहा है, जैसे अपने घर से दे रहा है। पंडित नेहरू ने एक 18 साल की आदिवासी लड़की से उस बटन को दबाया था, जिससे भाखड़ा नंगल डैम शुरू हुआ था। मैं ये नहीं कह रही कि सारा कुछ सब सही हो गया था, पर वो जो आपको मैसेज दे रहे थे एज अ लीडर, वो मैसेज आपको आगे ले जा रहे थे। अब लड़ाई उसके लिए करनी तो हमारे लोगों की काम है, पर हमारे नेता तो ऐसे ना हो जो हमें कहें कि पीछे जाओ। ये कह रहे हैं हमें कि हम जब वो वेद काल में सब सही था, राम राज चाहिए। भैया मुझे तो राम राज नहीं चाहिए, मैं तो सीता की औलाद हूँ, मुझे राम राज नहीं चाहिए। ये आपको समझना है, ये हमें पीछे ले जा रहे हैं, एक तरफ से पीछे ले जा रहे हैं, लोगों की कॉन्शियसनेस को पीछे ले जा रहे हैं, और देश की जो बागडोर है वो बाहर की कॉरपोरेशंस के हाथ में दे रहे हैं। दोनों काम कर रहे हैं। बिल गेट्स के बारे में क्या कहोगे? अरे बिल गेट्स के बारे में तो सबने बहुत बोला है,
जी मैम, एक बार आपसे जानना चाहेंगे ताकि दर्शकों को पता चले। मैं ज़्यादा वो बिल गेट्स का 2 चीज़ें हैं जी। बिल गेट्स ने हमारे देश में एक बहुत ख़तरनाक चीज़ की थी कि जो ये इसको क्या कहते हैं, वो जो फैमिली प्लानिंग का जो दवाइयाँ होती हैं, पिल जो होती है, उन्होंने केवल हिंदुस्तान में उसकी किसी कॉरपोरेशन के थ्रू अपना वो करके केवल हिंदुस्तान में छोटी लड़कियों पे उसका असर क्या होता है, 13, 14, 15 साल की लड़कियों पे, वो हिंदुस्तान में हुआ था बिल गेट्स के कहने। ये बिल और मेलिंडा गेट्स का फाउंडेशन जो कह रहे हैं ना, आप देखो वो कौन से प्रोजेक्ट सपोर्ट करते हैं। एक वो बड़ी खतरनाक चीज़ हुई, और दूसरी उन्होंने ये शोर मचाया कि डिजिटल एजुकेशन करो। जी। डिजिटल एजुकेशन कुछ नहीं कर सकती। डिजिटल एजुकेशन स्कूली एजुकेशन से और जो फेस टू फेस आमने सामने बैठ के जो एजुकेशन होती है, एक साइंस ऑफ लर्निंग जो होती है, उससे डिजिटल एजुकेशन कुछ नहीं कर सकती। उसके सामने कुछ नहीं है। वेस्ट में इससे पूछो, बिल गेट्स से पूछो, अपने बच्चों को डिजिटल एजुकेशन दिलाएंगे सिर्फ वो नहीं, ये और कुछ। थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू। जी थैंक यू, थैंक यू। फिलहाल हम जुड़े थे यहाँ पर सर्वोदय भवन हिसार में, जहाँ पर सेमिनार के तहत यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्लास लगाई गई थी और प्रोफेसर मधु प्रसाद के साथ हम यहाँ पर जुड़े थे। इन्होंने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में सारी बातें बताने की कोशिश की। आप लोगों को इनकी बातें कैसी लगी, सहमति या असहमति, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।